नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों। मनीषा रिव्यूज़ पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी अपनी मनीषा आज फिर एक धमाकेदार एपिसोड का रिव्यू लेकर आ गई हूँ जो आपके दिलों को छू जाएगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अनुपमा, ये नाम ही अपने आप में एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हर महिला के दिल में एक खास जगह बनाती है। और आज का एपिसोड तो कुछ ऐसा था जिसने मुझे भी भावुक कर दिया। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम अनुपमा के उस गांव वाले एडवेंचर की गहराई में उतरने वाले हैं जहां डर, प्यार, यादें और कुछ अनसुलझे रहस्य एक साथ बुने गए हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अनुपमा और उनका पूरा परिवार गांव पहुंच चुका है। और दोस्तों, गांव का माहौल क्या कहें। शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत और सुकून भरा माहौल, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू है और रातों को तारे और भी चमकदार दिखते हैं। लेकिन क्या ये शांति अनुपमा के दिल में भी उतर पाई है? शायद नहीं। तो शुरुआत होती है कुछ इस तरह से कि रात का समय है। सभी लोग खुले बरामदे में लेटे हुए हैं, शायद गांव की ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं और साथ ही शहर की थकान भी उतार रहे हैं। तभी अचानक से हमारी प्यारी राही उठ जाती है, एकदम से, जैसे कोई सपना देखा हो या किसी आहट से जागी हो। वो अपनी बगल में लेटी देविका को देखती है और देविका बेचारी नींद में थी। एकदम से राही को देखकर थोड़ी सहम जाती है और बोलती है, अरे राही, तूने तो मुझे डरा ही दिया। और दोस्तों, यहाँ राही का जवाब देखिए। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगती है। वो बड़े ही आत्मविश्वास से देविका से पूछती है, तू डरती भी है जसलीन? ये सुनकर देविका भी थोड़ी मुस्कुराती है। ये तो हुई हल्की फुल्की बातचीत, लेकिन असली बात तो अब शुरू होती है। देविका भी अब पूरी तरह से जाग चुकी है और वो राही से पूछती है, अरे राही, तू बाहर कैसे आ गई? तुझे अंदर नींद नहीं आ रही थी क्या? राही अपनी मासूमियत से लेकिन थोड़ी बेचैनी से बताती है, हाँ देविका आंटी, मुझे अंदर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। शायद इस नए माहौल की वजह से, ये पता नहीं क्यों, बस आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। देविका, जो हमेशा से अनुपमा और बच्चों की दोस्त रही है, एकदम से समझ जाती है। वो राही को अपने पास बुलाती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ मेरे पास आकर लेट जा। वैसे भी यहाँ बहुत जगह है, अनु और हमारे बीच में आ जा। और दोस्तों, ये दृश्य कितना प्यारा था। एक बच्चे की बेचैनी को समझना और उसे तुरंत अपने पास बुलाकर सुरक्षित महसूस कराना, यही तो परिवार होता है ना? राही भी झट से देविका के पास आकर लेट जाती है। सब लोग बरामदे में तारों भरी रात के नीचे लेटे हुए हैं। एक पल के लिए सब कुछ कितना शांत और सुंदर लगता है। तभी राही की नज़र ऊपर आसमान में जाती है और क्या देखती है वो? एक टूटता हुआ तारा। जी हाँ दोस्तों, एक शूटिंग स्टार। ये दृश्य ही अपने आप में कितना जादुई होता है ना? राही उसे देखती रह जाती है और फिर भारती जी की आवाज़ आती है। भारती जी, जो हमेशा जीवन के हर पल में कुछ न कुछ खास ढूंढ लेती हैं, वो कहती हैं, देखो देखो, तारा टूट रहा है, सब लोग अपनी अपनी विश मांग लो। और दोस्तों, ये पल कितना भावुक कर देने वाला था। एक टूटता तारा और सबके दिल में छिपी हुई इच्छाएं। अब देखिए सबने क्या क्या मांगा। हमारी अनुपमा, जिनकी दुनिया समर के इर्द गिर्द घूमती है, वो आंखें बंद करके बस यही विश मांगती है, हे भगवान, अगर मेरा समर मेरे आसपास है तो बस एक बार मेरे सपने में आ जाए। मैं समझ जाऊंगी कि वो मेरे साथ ही है। दोस्तों, एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार, उसकी तड़प, ये देखकर आंखें नम हो जाती हैं। देविका, जो हाल ही में थोड़ी बीमार हुई थी, वो अपनी तबीयत ठीक होने की कामना करती हैं कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं अनुपमा और राही के साथ खड़ी रह सकूं। जसलीन अपने भविष्य को लेकर थोड़ी चिंतित रहती हैं, तो वो अपने फ्यूचर को सेव करने की विश मांगती हैं। और फिर आती है हमारी राही। उसकी विश सुनकर आपको लगेगा कि ये बच्ची कितनी बड़ी सोच रखती है। वो कहती है, प्रेम और हमारा रेस्टोरेंट का सपना पूरा हो जाए। दोस्तों, एक बच्ची का अपने सपनों के लिए इतनी लगन देखना कितना प्रेरणादायक है ना? लेकिन अनुपमा की विश, वो फिर से समर पर आती है। वो कहती हैं, अगर मेरा समर मेरे आसपास ही है तो जल्द से जल्द मेरे सपने में आ जाए। मैं समझ जाऊंगी कि मेरा समर मेरे आसपास ही है। दोस्तों, ये विश सिर्फ एक इच्छा नहीं, ये एक माँ की आत्मा की पुकार है जो अपने बच्चे को महसूस करना चाहती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तभी भारती जी, जो हमेशा सबका ध्यान रखती हैं, एक और विश मांगती हैं।
और ये विश भी हमें भावुक कर देती है। वो टूटते तारे से कहती हैं, हे भगवान, मेरे पैर वापस आ जाएं, मैं फिर से अपने पैरों पर चलने लग जाऊं। दोस्तों, जीवन में अपनों के लिए दुआ करना और अपने लिए एक स्वस्थ जीवन की कामना करना, ये सब देखकर हमें अपनों की अहमियत समझ आती है। अनु को समर की बहुत याद आ रही थी, उसकी आंखें भर आई थीं। वहीं सब लोग अपनी अपनी विश मांगकर फिर से शांत हो जाते हैं। और दोस्तों, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह तो होती ही है। अनुपमा उठती हैं, पता नहीं क्यों उन्हें गांव में आकर समर की याद कुछ ज़्यादा ही आ रही है। ये एक अजीब सा एहसास है, जैसे समर उनके आसपास ही हो लेकिन दिखाई न दे रहा हो। वो देविका से अपनी बेचैनी बताती हैं। देविका, जो हमेशा समझदार बातें करती हैं, कहती हैं, हो सकता है अनुपमा, समर का इस गांव से कोई नाता हो, तभी तो तुम्हें यहाँ आकर उसकी इतनी याद आ रही है। ये बात सुनकर अनुपमा सोच में पड़ जाती हैं। क्या वाकई समर का इस गांव से कोई संबंध है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई दैवीय संकेत? रात का अंधेरा अब भी घना है और अनुपमा को बार बार समर अपने सपने में आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि समर उनके आसपास ही है। अनुपमा सोच में डूब जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, मुझे यहाँ आकर ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि मेरा समर मेरे आसपास ही है, समर मेरे आसपास है। दोस्तों, ये पल हमें दिखाता है कि कैसे एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए हर जगह, हर पल धड़कता है। उसकी आत्मा बच्चे की आत्मा से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं बाबूजी की। बेचारे बाबूजी, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन वो किसी को नहीं बता रहे हैं। दोस्तों, हमारे घरों में भी अक्सर ऐसा होता है। बड़े बुजुर्ग अपनी तकलीफ़ें छुपाते हैं ताकि बच्चे परेशान न हों। बाबूजी ने शायद कुछ ऐसा खा लिया है या शायद अपनी दवाइयाँ समय पर नहीं ली। वो मन ही मन सोचते हैं, मेरी तबीयत खराब नहीं हो सकती, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब लोग टूट जाएंगे। दोस्तों, ये लाइन सुनकर दिल पिघल जाता है। एक पिता का अपने बच्चों के लिए इतना प्यार और त्याग। वो बड़ी मुश्किल से उठकर बेड तक जाते हैं, अपने आप को संभालते हैं, लेकिन अपनी तबीयत के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं। उन्हें चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वो इस बात को भी छुपाते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, हमें अपने घर के बड़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर अपनी परेशानियां छुपाते हैं। अब लौटते हैं अनुपमा और बाकी सबके पास। वो सब बरामदे में सो रहे हैं, जब अचानक दो गुंडे अंदर घुस आते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुंडे। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? वो दोनों गुंडे अनुपमा को गौर से देखते हैं। उनके चेहरे ढके हुए हैं, या शायद अंधेरे में दिख नहीं रहे हैं। तभी हमारी बहादुर राही उठ जाती है। उसे कुछ आहट महसूस होती है। वो अनुपमा से बोलती है, मम्मा, यहाँ दो गुंडे आए थे और वो आपको गौर से देख रहे थे। यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। दोस्तों, एक बच्ची का ये साहस देखिए। वो डरती नहीं है, बल्कि अपनी माँ को आगाह करती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन राही शायद डर और थकान से फिर से सो जाती है। अनुपमा उसका हाथ अपने हाथ में लेती हैं और बोलती हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी, मेरी बेटी का हाथ मेरे हाथ में है। अनुपमा ईश्वर का नमन करती हैं, इस पल के लिए, इस एहसास के लिए। और दोस्तों, ये पल हमें फिर से माँ बेटी के रिश्ते की गहराई दिखाता है। एक अनजान जगह, डर का माहौल, लेकिन माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सुरक्षित महसूस करती है। अनुपमा तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। वो सोचती है कि ये अनजान शहर है, अनजान गांव है, कुछ भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये समझदारी है। दोनों गुंडे जो बाहर घूम रहे थे देखते हैं कि दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो छुपकर अनुपमा को देखते रहते हैं, जब तक वो दरवाज़ा बंद नहीं करती हैं। राही सोत हो जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल चलते रहते हैं कि आखिरकार वो दो लोग कौन थे जो अनुपमा माँ को इतनी गौर से देख रहे थे, और वो क्या करना चाहते थे अनुपमा के साथ। सुबह होती है, अनुपमा उठती हैं और ईश्वर का नमन करती हैं। सब लोग लाइन से सो रहे हैं। रात भर को लाइट नहीं थी, लेकिन अब सुबह हो चुकी है, उजाला ही उजाला है। अनुपमा पूरा घर देखती हैं और उन्हें काफ़ी खुशी होती है। वो सबको सोते हुए देखती हैं और फिर वापस बाहर चली जाती हैं। बाहर का नज़ारा देखकर अनुपमा को काफ़ी अच्छा लगता है। गांव की ताज़ी हवा, पक्षियों का चहचहाना, ये सब उन्हें एक अलग ही सुकून देता है। वो गांव को गौर से देखती हैं। इतने में बा आ जाती हैं। वो अनुपमा से पूछती हैं, क्या हो गया अनुपमा? अनुपमा अपनी बेचैनी बताती हैं, बा, मुझे समर की बहुत याद आ रही है। जाने क्यों मुझे यहाँ आकर बार बार ऐसा आभास हो रहा है कि वो मेरे आसपास ही है। बा भी अपनी पुरानी यादों में खो जाती हैं। वो कहती हैं,
याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती है। ऐसे त्योहारों पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। उसको तो हर वो त्योहार पसंद है जिसमें वो नाच सके। नाच के बड़ा खुश हो जाया करता था। और दोस्तों, ये सुनकर अनुपमा और बा दोनों हंसने लगती हैं। ये पल कितना मीठा था। अपने खोए हुए को याद करके रोने के बजाय उसकी खुशियों को याद करके हंसना, यही तो जीवन है ना? इतने में वहाँ ख्याति आ जाती है। वो अनुपमा की आंखों में आंसू देखती है और पूछती है, क्या हुआ अनुपमा? अनुपमा बताती है, मेरे समर की याद आ रही थी। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा समर मेरे आसपास है। लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा समर बोलता था, डोंट टीयर, रोया मत करो मम्मा, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर बा रोने लगती हैं। अनुपमा बा को संभालती हैं और कहती हैं कि मैं हंसूंगी, क्योंकि मेरे समर को मेरा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए हमारी अनुपमा हंसने लगती हैं। दोस्तों, ये बहुत मुश्किल होता है कि अपने गम को भुलाकर किसी और के लिए मुस्कुराना, लेकिन अनुपमा हमेशा ये करती हैं। अनुपमा अपने आप को संभालती हैं और बाप फिर से वही बात दोहराती हैं, हो सकता है समर का इस गांव से कोई नाता हो। बा भी यही बोलती हैं। अनुपमा लगातार समर को याद करती हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। तभी ख्याति आती है और अनुपमा से कहती है, चुप हो जाओ अनुपमा। अनुपमा ख्याति से पूछती हैं, आपको भी तो आपके बेटे की याद आती होगी ना? ख्याति सोच में डूब जाती हैं और अनुपमा बोलती हैं, मैं अपने बेटे को याद करके कभी रोती नहीं हूँ, क्योंकि उसको मेरा रोना पसंद नहीं था। हमेशा मैं उसे याद करके हंसती हूँ। आपको भी तो ख्याति जी कुछ ऐसी बातें याद होंगी जिससे आपको जो आपका बेटा बोलता होगा, आप भी हमेशा हंसती रहना। जैसे समर बोलता था, वैसे आपका भी बेटा बोलता होगा आपसे कि माँ हमेशा हंसती रहा करना। ख्याति आर्यन की यादों में डूब जाती हैं। दोस्तों, ये सीन हमें दिखाता है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे की यादों को संजोती है और कैसे उसकी बातें उसकी जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। अनुपमा अपने आप को संभालती हैं और बाप फिर से वही बात दोहराती हैं। हो सकता है समर का इस गांव से कोई नाता हो। बा भी यही बोलती हैं। अनुपमा लगातार समर को याद करती हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। तभी ख्याति आती हैं और अनुपमा से कहती हैं, चुप हो जाओ अनुपमा। अनुपमा ख्याति से पूछती हैं, आपको भी तो आपके बेटे की याद आती होगी ना? ख्याति सोच में डूब जाती हैं और अनुपमा बोलती हैं, मैं अपने बेटे को याद करके कभी रोती नहीं हूँ, क्योंकि उसको मेरा रोना पसंद नहीं था। हमेशा मैं उसे याद करके हंसती हूँ। आपको भी तो ख्याति जी कुछ ऐसी बातें याद होंगी जिससे आपको जो आपका बेटा बोलता होगा, आप भी हमेशा हंसती रहना। जैसे समर बोलता होगा वैसे आपका भी बेटा बोलता होगा आपसे कि माँ हमेशा हंसती रहा करना। ख्याति आर्यन की यादों में डूब जाती है। दोस्तों, ये सीन हमें दिखाता है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे की यादों को संजोती है और कैसे उसकी बातें उसके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। इतने में ताई आती हैं और बोलती हैं, जाओ अनुपमा, तुम फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो, उसके बाद मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। ताई सबके लिए चाय बनाने के लिए जाती हैं। दोस्तों, गांव का ये माहौल जहाँ सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कितना सुकून देता है ना? अब हमें गांव का नज़ारा दिखाया जाता है। अनुपमा बाहर खड़ी होती हैं और उन्हें फिर से समर की आवाज़ आती है, जैसे समर उन्हें मम्मा कहकर बुला रहा हो। दोस्तों, ये एहसास कितना अजीब होता है जब आप किसी को इतना मिस करते हैं कि आपको उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है ना? दूसरी ओर हमें अंश, परितोष और बाबूधी को दिखाया जाता है। तीनों साथ में खड़े होते हैं और समर का फोटो देखकर रो रहे होते हैं। वो बोलते हैं, हमारा समर तो त्योहारों में कितना एंजॉय किया करता था और उसे डांस का बहुत शौक था। तीनों उसे देखकर रोने लग जाते हैं। दोस्तों, ये सीन हमें दिखाता है कि समर सिर्फ अनुपमा के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए कितना खास था। तभी परितोष बोलता है, मुझे बाहर जाना है, आज थोड़ा काम है मुझे। अंश तो बाबूजी को संभाल लेगा, तो यहीं रुकेगा ना? अंश बोलता है, मुझे भी कोठारी मेंशन जाना है, थोड़े काम है मुझे, क्योंकि उन्होंने पराग जी से वादा करा था, इसलिए। पर तू फिक्र मत कर, मैं बाबूजी को नाश्ता देकर चला जाऊंगा, तू फिक्र मत कर, तू चला जा। अंश परितोष से बोलता है, तुम चले जाओ अपने काम से, आप चले जाओ, मैं बाबूजी को नाश्ता करा के कोठारी मेंशन चला जाऊंगा। दोस्तों, ये देखकर लगता है कि बच्चे कितने बड़े हो गए हैं और जिम्मेदारी कैसे संभाल रहे हैं। इतने में अनु का फोन आ जाता है। अंश हंसने लगता है और बोलता है, अनु माँ का फोन। अनु बोलती है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। तभी अंश बोलता है, हाँ, हमें आपकी आवाज़ तो आ रही है, लेकिन थोड़ी कट कट कर आ रही है। अनुपमा अंश से और बाबूजी से बात करती हैं। वो बाबूजी से बोलते, बाबूजी आप कैसे हो? बाबूजी आप शक्कर तो नहीं खा रहे हो?
बिल्कुल भी शक्कर मत खाना क्योंकि आपकी तबीयत बिगड़ जाती है शुगर से। तभी बाबूजी झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी शक्कर नहीं ले रहा हूँ और दवा अपने टाइम पर ही ले रहा हूँ और क्रीम रोल तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा रहा हूँ, अनुपमा से बाबूजी बोलते हैं। तभी अनुपमा बोलती हैं, ठीक है बाबूजी, अपना ख्याल रखना आप, मैं फ़ोन रखती हूँ। दोस्तों, ये देखकर दिल दुखता है कि बाबूजी झूठ बोल रहे हैं, अपनी परेशानी छुपा रहे हैं। अनुपमा का मन काफ़ी भारी होता है। उन्हें बार बार समर की याद आ रही है। अनुपमा समर की यादों में डूब चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो रही हैं। अनुपमा खड़ी ही होती हैं बाबूजी से बात करके और उनका मूड काफ़ी ख़राब लगता है। फिर से अनुपमा को समर की याद आती है, जहाँ समर कहता है, मम्मी मम्मी। तभी अनुपमा बोलती हैं, हाँ हाँ बेटा। तभी समर फिर से उन्हें नज़र नहीं आता, आसपास लोग घूम रहे हैं। अनुपमा फिर से रोने लग जाती हैं। दोस्तों, ये कितना दर्दनाक है कि आप किसी को इतना महसूस करें लेकिन उसे देख न पाएं। अनुपमा सोचती हैं कि अगर समर यहाँ पर है तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा और बार बार मुझे समर का आभास क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद फिर से आवाज़ आती है, मम्मी मम्मी। तभी सामने समर हाथ करके बोलेगा, मम्मी। अनुपमा आंखें खोलेंगी तो समर उनके सामने ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा की आंखें खुलती हैं और समर उन्हें सामने ही नजर आता है, जहाँ अनुपमा काफ़ी ज़्यादा सोच में डूब चुकी हैं कि आखिरकार समर उन्हें यहाँ पर इतना याद क्यों आ रहा है। ज़रूर उसका इस गांव से कोई कनेक्शन होगा। अनुपमा आंखें खोलती हैं और समर उन्हें सामने ही नजर आता है और अपना हाथ उठाता है। वहीं पर अनुपमा समर को देखती जाती हैं। अनुपमा सोचती हैं, वो रहा मेरा समर मुझे वहाँ से आवाज़ दे रहा है। अनुपमा समर की तरफ बढ़ती हैं। जहाँ पर अनुपमा समर की तरफ बढ़ती जाती हैं, लेकिन समर अनुपमा से दूर होता जाता है। दोस्तों, ये तो वही हुआ जैसे आप किसी सपने में किसी के पीछे दौड़ रहे हों लेकिन वो आपसे दूर जा रहा हो, क्योंकि समर सच में तो है नहीं, समर की आत्मा है। इसलिए समर के पास जितनी अनुपमा जाती हैं, समर उनसे दूर जाता जाता है। अनुपमा चलते चलते थक जाती हैं। एक टक समर की तरफ देखती हैं, जहाँ समर तेजी से जाता होता है। अनुपमा उसके पीछे दौड़ती हैं। समर बोलता है कि यहाँ पर आई हैं तो आपका कुछ मकसद ही होगा, पर तभी एक जगह से दूसरी जगह उड़ता है तो उसका कुछ उड़ने का मकसद होता है। आप भी यहाँ पर आई हो तो कुछ ना कुछ मकसद तो मम्मी ज़रूर होगा, आप यहाँ पर बेवजह नहीं आई हो। दोस्तों, ये लाइन सुनकर अनुपमा को एक नई उम्मीद मिलती है। क्या समर उन्हें कोई संकेत दे रहा है? अनुपमा समर की बात सुनती हैं और समर के पीछे बहुत जोर से लग जाती हैं। जहाँ पर समर नहीं रुकता, अनुपमा बोलती हैं, रुक बेटा रुक। जहाँ पर समर अनुपमा को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन समर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और उसके पीछे पीछे अनुपमा भी जा रही हैं। तो दूसरी ओर अनुपमा का सब घर पर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार अनुपमा कहाँ चली गई हैं। चलते चलते अनुपमा जंगलों में पहुंच जाएंगी। दोस्तों, क्या अनुपमा समर तक पहुंच पाएंगी? क्या समर उन्हें कोई रहस्य बताएगा? ये सब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। दूसरी ओर हमें नवरात्रि का प्रोग्राम दिखाया जाएगा जो गांव के सबसे बड़े मंदिर में मनाया जा रहा है। दोस्तों, मंदिर बहुत ही ज्यादा भव्य और खूबसूरत है। सभी लोग मंदिर को देखते रह जाते हैं। सभी गांव वाले नवदुर्गा की पूजा करने के लिए आए हैं और काफी ज्यादा खुश हैं। सारे मेहमान जो यहाँ आए हैं वो भी देखते रह जाते हैं कि मंदिर कितना भव्य और बड़ा है। सब अनुपमा से बोलते हैं, हमारी ताई बोलती हैं कि यहाँ पर सब मेरे भाई कराते हैं, देखना तुम, मेरे भाई ही आने वाले हैं। इतने में ढोल नगाड़े बजते हैं और अनुपमा बोलती हैं, देखो आ गए मेरे भाई। लोग भाई को देखते रह जाते हैं। तभी भाई से ताई बोलती हैं कि ये अनुपमा है जो हमारी टीम की आन बान और शान है, इससे मिलो भाई, ये अनुपमा है। तभी अनुपमा देखती रह जाती हैं भाई को, तो दूसरी ओर भाई भी अनुपमा को देखेंगे। ऐसा लगता है भाई को देखकर कि भाई अनुपमा से काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। भाई गुस्से में अनुपमा को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर ताई मुलाकात कराती हैं भाई से अनुपमा की, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई अनुपमा को पहले से ही पहचानते हैं। अनुपमा तो भाई को साधारण देखेंगी, लेकिन भाई अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखेगा, मानो कि अनुपमा से चिढ़ा हुआ है और किसी चीज़ का बदला लेना है उसे। दोस्तों, ये ट्विस्ट कितना बड़ा है। कौन है ये भाई? अनुपमा से उसका क्या कनेक्शन है? क्या ये वही गुंडों में से एक है? और क्यों वो अनुपमा से बदला लेना चाहता है? ये सब रहस्य आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन सवालों की एक नई कड़ी छोड़ जाता है। क्या अनुपमा समर के दिखाए रास्ते पर चलकर कोई सच जान पाएंगी? क्या बाबूजी की तबीयत का राज खुलेगा? और कौन है ये रहस्यमयी भाई जो अनुपमा से चिढ़ा हुआ है? ये सभी सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके मन में भी यही सवाल होंगे। अनुपमा के इस सफ़र में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है और मैं आपके साथ हर कदम पर रहूंगी, हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती रहूंगी अपनी चैनल मनीषा रिव्यूज़ पर। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मनीषा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनुपमा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।